अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदूम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दाना गर्दाबी तूफान ने आमद से पहले कई इलाकों में दहशत पैदा कर दी है। खलीज बंगाल में बनी कम दबावनी तूफान की शक्ल अख्तियार करने के इशारे दे दिए हैं। यही वजह है कि इस गर्दाबी तूफान के पेश नजर एहतियातन मगरबी बंगाल और उड़ीसा के कई अजला में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। इसके अलावा तकरीबन 200 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। मगरबी बंगाल के राजस्थान और इसके अलावा राजधानी कोलकाता में एयरपोर्ट में दीगर और अहम मुकामात पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी की दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि समंदरी साहिलों पर एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे और माहिगीरों को समंदर में जाने से मना किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ीसा और बंगाल दोनों ही हुकूमतों ने साहिली इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट रखा गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्दाबी दाना तूफान 23 से 25 अक्टूबर के दरमियान 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से साहिली इलाकों को मुतासिर करेगा। माहगीरों को 23 से 25 अक्टूबर तक समंदर में न जाने की सख्त हिदायत दे दी गई है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा के वजीर बराए रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट सुरेश पुजारी ने बताया है कि रियासत में 800 साइक्लोन शेल्टर तैयार किए गए हैं, जहां लोगों को महफूज पनाह दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में भी 500 आर्जी शेल्टर्स तैयार किए गए हैं। इस दरमियान वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने भी बताया है कि उन्होंने हिदायत दी है कि हिसास इलाकों से 100% लोगों को महफूज निकाला जाए। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बंगाल के 7 अजला में 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने की हिदायत दी है। ज़ैली इलाकों में मुकीम लोगों को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही रियासती हुकूमत के जरिए गर्दाबी तूफान से निपटने के लिए दीगर जरूरी इक़दाम किए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जनूब मशरक रेलवे ने उड़ीसा से गुजरने वाली 94 ट्रेनों को और रियासत के मशरक की तरफ जाने वाली तकरीबन 103 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा आसाम से जाने वाली 5 ट्रेनों को भी एहतियातन बंद किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुतनाज़िया ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मौजूद वजू खाने का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने का मुतालबा लगातार हो रहा। इस सिलसिले में दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस दौरान मदई राखी सिंह की जानिब से अदालत में 2023 की ASI रिपोर्ट पेश की गई है। कुछ जरूरी समाअत के बाद अदालत ने मामले की समाअत के लिए अगली तारीख 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे मुकर्रर की है। 1 अक्टूबर को होगी और गुज़िश्ता समाअत में हिंदू फरीक की जानिब से एक मदी लक्ष्मी देवी ने हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में साइंटिफिक सर्वे का मुतालबा किया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक की तरफ से भी जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था। अंजुमने इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किया गया। बादअज़ा राखी सिंह ने मुस्लिम फरीक के हलफनामे का जवाब दाखिल किया था। काबिल जिक्र है कि श्रृंगार गौरी केस की अहम अर्जी दहिंदा राखी सिंह की तरफ से ज्ञानवापी इहाते में मौजूद वजूखाने के ASI सर्वे के मुतालबे से मुतालिक सिविल नजरसानी की अर्जी दाखिल की गई है। उन्होंने वाराणसी के जिलाई जज के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। इस मामले की समाअत जस्टिस रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही। राखी सिंह की अर्जी में मुतालबा किया गया है कि जिस तरह ज्ञानवापी के पूरे इहाते का ASI सर्वे किया गया है, इसी तरह सील किए गए वजूखाने का भी सर्वे कराया जाए। 2 साल पहले मुबैना तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद इहाते में मौजूद वजूखाने को सील कर दिया गया था। दरअसल वजूखाने में मौजूद मुतनाज़िया पत्थर को हिंदू फरीक शिवलिंग बता रहा है, जबकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये एक फव्वारा है। अदालत के जरिए हुक्म जारी किए जाने के बाद इस हिस्से को सील कर दिया गया था। इस तनाज़े के दौरान अब तक वजूखाने का सर्वे नहीं हुआ है। ASI ने पिछले साल 24 जुलाई से 2 नवंबर तक ज्ञानवापी के इहाते का साइंटिफिक सर्वे किया था। सिर्फ वजूखाने के इस हिस्से का सर्वे नहीं किया गया। कर्नाटक में हो रही मुसलसल बारिश ने भयानक सूरत इख्तियार कर ली है। बारिश की वजह से बेंगलुरु में हैंडवर के करीब बाबू सबपालिया में एक ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम हो गई है। हादसे के वक्त इमारत के अंदर तकरीबन 2 दर्जन लोग काम कर रहे थे। इतला मिलते ही पुलिस और NDRF की टीम मौके है और मलबे में दबे 3 मजदूरों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इमारत के मलबे से 3 मजदूरों की लाशें निकाली गई है। अब भी 17 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। हालात की संगीनी को देखते हुए फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम ने JCB की मदद से बड़े पैमाने पर राहत का काम शुरू कर दिया।
और मलबे को हटाया गया है। मलबे के नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी, इससे अंदाजा होता है कि अंदर फंसे हुए लोग जिंदा है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि सभी जिंदा है या फिर कुछ की मौत वाकई हो चुकी है। राहत रसानी के काम में तेजी लाने के लिए इंतजामिया ने मुकामी लोगों से मदद लेकर काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा मंगल के दोपहर पेश आया। इस वाकये की इत्तला मिलते ही कर्नाटक के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने पुलिस इंतजामिया के अफसरान से फोन पर बातचीत की है और हालात का जायजा लिया है। बादशाह दोनों लीडरान ने राहत के काम में तेजी लाने का हुक्म दिया है। जख्मियों को अस्पताल भेजकर बेहतर इलाज कराने की भी ताकीद की गई है। DCP ने उन्हें बताया है कि अब भी मलबे में तकरीबन 17 लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। वाज़ेह हो कि मुल्क की अलग अलग रियासतों में मौसम में अचानक से तब्दीली आ गई है। कर्नाटक में गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही, इसके सबब जिंदगी थम सी गई है। मुसलसल बारिश की वजह से ही ये दर्दनाक हादसे पेश आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इनकाउंटर पर हमेशा से सवाल उठता रहा है। इस मामले की हिसासियत को देखते हुए हुकूमत ने इनकाउंटर की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक जहां जहां इनकाउंटर होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी। जाए वकू पर डॉक्टरों और फॉरेंसिक की टीम जांच करेगी। इस नई गाइडलाइन पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस दबाव में है तो डॉक्टर भी दबाव में होंगे। आप जानते हैं कि कैमरा क्या दिखाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बनाया है। अखिलेश यादव ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि ये सब किसके अफसरान होंगे जब बीजेपी की नीयत ही साफ नहीं है। आप इंसाफ कैसे देंगे? आपको DGP का बयान सुनाई नहीं दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो क्या डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे? और आप जानते हैं कि कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ ही नहीं, हाथ में 2 रेल। और ये नया जमाना है जो गैर आईनी है। जिस जगह कत्ल हुआ है वहां तफ्तीश जरूरी है। अखिलेश यादव का कहना है कि बिजनौर में पुलिस ने 18 साल के लड़के की पीट पीट कर जान ले ली। पूरे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 करार दिया गया है। अगर पुलिस के आला अफसरान ये बात कह रहे हैं तो उनसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी है। वाज रहे कि इनकाउंटर की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए DGP ने कहा है कि इनकाउंटर में मुजरिम की मौत या जख्मी होने की सूरत हाल में इससे शूट आउट की जगह की वीडियोग्राफी करानी होगी। अगर इनकाउंटर में मुजरिम की मौत हो जाती है तो डॉक्टरों का एक पैनल इसका पोस्टमार्टम करेगा। इसकी भी एक वीडियोग्राफी होगी। जिस जगह शूट आउट हुआ है फॉरेंसिक टीम वहां की भी जांच करेगी। साथ ही DGP ने यह भी बताया है कि जिस इलाके में इनकाउंटर हुआ है उस इलाके का थाना या पुलिस इनकाउंटर की जांच नहीं करेगी, बल्कि दूसरे थाना या क्राइम ब्रांच की टीम तहकीकात करेगी। इनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के अहले खाने को फौरी तौर पर इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए असलाह को फौरन सरेंडर करना होगा ताकि असलाह की जांच की जा सके। अगर इनकाउंटर में मुजरिम मामूली या शदीद तौर पर जख्मी होता है तो इस सूरत हाल में मुजरिम का हैंड वॉश और बरामद हुए असलाह का बैलिस्टिक टेस्ट जरूर कराया जाएगा। बीजेपी रुकन असेंबली बाल मुकंदर आचार्य ने एक मस्जिद में दाखिल होकर हंगामा खड़ा कर दिया है। राजस्थान के जयपुर में हवा महल सेट से रुकन असेंबली अचानक बास बदनपुरा वाक़ शिया इमामगाह मस्जिद में चप्पल पहनकर दाखिल हुए और कहने लगे कि ये देवस्थान है। जब वो ये सब कह रहे थे तो मस्जिद में नमाज का वक्त करीब था। धीरे धीरे वहां नमाजी जमा होने लगी और किसी ने हरकत की इत्तला पुलिस को दे दी। हालांकि नमाजियों की भीड़ बढ़ने लगी और हालात काफी कशीदा होते हुए दिखाई दिए। कुछ ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शिया इमामगाह मस्जिद में नमाज की तैयारी हो रही थी। कई नमाज मस्जिद पहुंच चुके थे और इसके अलावा भी तभी हवा महल से बीजेपी रुकन असेंबली ने अपने हामियों के साथ पहुंच गए और हंगामा करने लगे। रुकन असेंबली ने दावा किया है कि इस मस्जिद की तामीर मंदिर और देवस्थान की मंजिल और जमीन पर की गई है। उनके इस दावे की वजह से मस्जिद में बहुत देर तक माहौल गर्म रहा। शिया तबके के लोगों ने उन्हें मस्जिद और जमीन के कागजात दिखाए जो बीजेपी लीडर के दावों को गलत साबित करता है। उन्हें बताया गया है कि यह मस्जिद वक्फ की जमीन पर तामीर हुई है। बीजेपी रुकन असेंबली जब ये तनाज़ा पैदा कर रहे थे तो किसी ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस खबर मिलने के बाद मस्जिद पहुंची और लेकिन इससे पहले बाल वहां से निकल चुके थे। मस्जिद में मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया है कि बाल ने इस तरह की हरकत पहले भी की है। वो अक्सर किसी न किसी मस्जिद में घुस जाते हैं और लोगों को दहशतगर्द बताते हुए जमीन खाली कराने के लिए हंगामा करने लगते हैं। नतीजेकार लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं और झगड़े फसाद की हालत बन जाती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस मस्जिद पहुंची तो उन्हें भी लोगों ने जमीन के कागजात दिखाए। इमाम बाड़े के इमाम ने पुलिस को एक तहरीरी शिकायत भी दी जिसमें बताया गया है कि रुकन असेंबली ने उनके साथ बदतमीजी की है। इतना ही नहीं, मना करने के बाद भी वो लोग जूते चप्पल पहनकर इबादत गाह में दाखिल हो गए थे। साथ ही खवातीन के साथ बदसलूकी भी की गई। इमाम मस्जिद ने सवाल उठाया है कि वो खुद एक मंदिर के पुजारी है, ऐसे में उनके उन सलूक को कहां तक जायज माना जा सकता है। इमाम मस्जिद समेत कुछ दीगर लोगों का कहना है कि बाल मकंदराचार्य के साथ कुछ अराजी माफिया भी मस्जिद आए हुए थे। उन सभी के नजरिए वक्त की पेश नजर और बेश कीमत 14 बीघा जमीन पर मुख्तलिफ होती है। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी की सूरत हाल को देखते हुए JRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे मरहले यानी JRAP-2 को नाफिज कर दिया गया है। ये इक़दाम उस वक्त किया गया जब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खतरनाक सतह तक पहुंच चुका है और 300 से तजावुज कर गया है। JRAP-2 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियां और हिदायत जारी की गई है ताकि फिजाई आलूदगी को कम किया जा सके। याद रहे कि दिल्ली में हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आलूदगी की सतह में इजाफा होता है, जिसकी वजह से हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। इस साल भी 15 अक्टूबर को JRAP का पहला मरहला उस वक्त नाफिज किया गया जब AQI 201 से 300 के दरमियान था, लेकिन अब आलूदगी की शिद्दत 300 से ऊपर जाने पर JRAP-2 लागू किया गया। JRAP-2 के तहत सबसे अहम पाबंदी डीजल जनरेटर्स के इस्तेमाल पर लगाई गई है। दिल्ली NCR में कहीं भी डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है, ताहम अस्पतालों, रेलवे और मेट्रो सर्विसेज के लिए इस पाबंदी में नरमी दी गई है। इसके अलावा कोयला और लकड़ी जलाने पर भी मुकम्मल पाबंदी है ताकि हवा में आलूदगी की मिकदार कम हो सके। हुकूमत ने सड़कों की सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दी है और रोजाना सड़कों पर पानी का छिड़काव करने की हिदायत जारी की गई है ताकि धूल और मिट्टी की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी को कम किया जा सके। इसके साथ प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग फीस में भी इजाफा कर दिया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देने के लिए CNG और इलेक्ट्रिक बसों के चक्कर बढ़ा दिए गए हैं और दिल्ली मेट्रो की भी इजाफी सफर का इंतजाम किया गया है ताकि लोग जाती गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ ट्रैफिक में कमी आएगी बल्कि आलूदगी की सतह में भी खातिर ख्वाह कमी मुतवक्किल होगी। महाराष्ट्र में इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। UBT के रहनुमा संजय रावत ने रियासत में इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर पैसों की भारी हेरा फेरी का इल्जाम लगाया है। उनके मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर रकम का लेन देन हो चुका है, जिसका मकसद इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना है। संजय रावत ने दावा किया है कि हालिया दिनों में पुणे में 2 गाड़ियां पकड़ी गई जिनमें 15 करोड़ रुपए मौजूद थे। उनका कहना था कि ये रकम एकनाथ शिंदे के हामियों को फराहम की जा रही थी ताकि वो इंतखाबात में अपनी जीत को यकीनी बना सके। उन्होंने कहा है कि ये पहली किस्त है जो एक गद्दार MLA को पहुंचाई जा रही थी। उन्होंने मजीद कहा है कि 5 करोड़ रुपए अदा किए जा चुके हैं जबकि 10 करोड़ रुपए अभी बाकी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि एक फोन कॉल की मदद से एक गाड़ी को छोड़ दिया गया, लेकिन उनके कारकुनान ने 5 करोड़ रुपए जब्त करवा लिए। रावत ने कहा है कि रियासत के तकरीबन 150 अरकानी असेंबली इस रकम से मुस्तफीद हो चुके हैं। संजय रावत ने मजीद इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आला के बंगले से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है और उनके पास इसके सबूत मौजूद है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो ये सबूत अवाम के सामने लाएंगे ताकि ये वाज़ेह हो सके कि कौन इसमें मुलविस था। महाविकास पर बात करते हुए संजय रावत ने कहा है कि इत्तेहाद में सब कुछ ठीक है और 288 सीटों के मामले पर बातचीत चल रही है। उन्होंने शरद पवार और जयंत पाटिल के साथ हुई मुलाकात का भी जिक्र किया है। हरियाणा में पराली जलाने पर पाबंदी आयद हो चुकी है, लेकिन इसमें खातिर ख्वाह कमी देखने को नहीं मिल रही। नतीजेकार हुकूमत बदलते ही महकमा ज़राअत के 24 अफसरान और मुलाजमीन पर कार्रवाई की गई है। हुकूमत ने 24 मुलाजमीन को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर से लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तक शामिल है। बताया गया है कि आलूदगी रोकने में नाकाम रहने पर हरियाणा हुकूमत ने ये कार्रवाई की है। हुकूमत के जरिए जारी हुक्म के मुताबिक मुअत्तल किए गए मुलाजमीन में सोनीपत के 2, पानीपत के 2, हसार के 2, जयन के 2, केथल के 2, करनाल के 3, फतेहाबाद के 3, क्रोकेश्तर के 4 और अंबाला के 3 मुलाजमीन शामिल है। उन सभी अफसरान की ड्यूटी पराली जलाने से रोकने के लिए की गई थी, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। काबिल जिक्र है कि पराली जलाने से रोकने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हुकूमत के साथ साथ पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी फटकार लगाई है।
اس کے ساتھ ہی دونوں ریاستوں کے چیف سیکرٹری کو 23 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کو کہا گیا ہے۔ اس سے قبل ہی ہریانہ حکومت نے ریاست میں سخت قدم اٹھا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ پنجاب اور ہریانہ حکومت نے پرالی جلانے والوں کے خلاف کس طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ دہلی این سی آر میں مسلسل ہوا کی کوالٹی خراب سے خراب تر ہوتی گئی ہے۔ ہوا کی خراب ہوتی کوالٹی کی وجہ سے فضائی آلودگی میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ زہریلی ہوا میں سانس لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فضائی آلودگی کئی طریقوں سے ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسے میں ان حالات میں خود کو صحت مند رکھنے کے لیے پھیپھڑوں کا صحت مند ہونا بے حد ہی ضروری ہے۔ آلودگی سے بچنے کے لیے ہم اپنی ڈائٹ میں آنولا شامل کر سکتے ہیں۔ آنولا کو وٹامن سی کا اچھا ذرائع مانا جاتا ہے۔ وٹامن سی جسم کے لیے سب سے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو فری ریڈیکل کی صفائی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وہیں ہرے پتے دار سبزیوں کا بھی استعمال ضروری ہے۔ یہ نہ صرف آلودگی سے بچاتی ہے بلکہ جسم کے لیے کافی فائدہ مند بھی مانی جاتی ہے۔ سبزیوں میں ہری دھنیا کے پتے، چولائی کا ساگ، گوبھی اور شلجم میں وٹامنز کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ سردیوں میں گڑ کھانا کافی فائدہ مند ہے کیونکہ گڑ میں موجود آئرن خون میں آکسیجن کی سپلائی کو آسان بنائے رکھتا ہے اور اس میں مدد کرتا ہے جو آلودگی سے بچانے میں کارآمد ہوتا ہے۔ خشک میوے کھانا بھی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ میوے میں بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ کو کھانے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وٹامن ای کے اچھے ذرائع مانے جاتے ہیں۔ وٹامن ای آلودگی سے بچانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ادرک میں کافی مقدار میں دوائی کی خوبیاں پائی جاتی ہے۔ اسے دواؤں کی خوبیوں کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں ادرک کھانے سے امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ یہ موسمی انفیکشن سے بچانے کے علاوہ آلودگی سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ادرک کو چائے یا شہد کے ساتھ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے کھانے میں شامل کر کے ہم اپنی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اور فضا میں پھیلی زہریلی ہوا کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان نے سفارتی ذرائع کے ذریعے کرتارپور صاحب کوریڈور معاہدے کی مدت میں مزید 5 سال کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ اس معاہدے پر پہلی مرتبہ 24 اکتوبر 2019 کو دستخط کیے گئے تھے تاکہ ہندوستان سے سکھ زائرین کو پاکستان کے ضلع نارول میں واقع گردوارہ بار صاحب کرتارپور تک جانے کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ یہ معاہدہ پہلے 5 سال کے لیے کارآمد تھا اور اب اس کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کے اس معاہدے کی وزارت خارجہ نے بیان دیا ہے کہ مدت میں توسیع اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہندوستان کے زائرین بغیر کسی رکاوٹ کے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کی زیارت کر سکے۔ اس معاہدے کے تحت ہندوستان اور بیرون ملک مقیم ہندوستانی شہری اوورسیز سٹیزنز آف انڈیا کارڈ ہولڈرز پورے سال کے دوران روزانہ کی بنیاد پر بغیر ویزا پاکستان کے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور جا سکتے ہیں۔ معاہدے کے نفاذ کے بعد سے اب تک تقریباً 25,000 زائرین کوریڈور کا استعمال کر چکے ہیں۔ زائرین کے سفر کو مزید آسان بنانے کے لیے ہندوستان میں ڈیرا بابا نانک شہر سے سفر پوائنٹ تک ایک شاہراہ اور ایک جدید انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے جس میں انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ بھی شامل ہے۔ کوریڈور کو انتظام اور نگرانی پاکستانی حکام کے تحت ہوتی ہے اور سی ای او کی تقرری بھی پاکستان کی جانب سے کی جاتی ہے۔ نئی دہلی نے ایک بار پھر اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ زائرین پر عائد $20 سروسز فیس ختم کی جائے کیونکہ زائرین کی جانب سے اس فیس کے خاتمے کے لیے مسلسل مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ہندوستان کے زائرین کو پاکستانی گردوارے کی زیارت کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جے ایم ایم نے جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے جس میں 35 نشستوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں سی ایم ہیمنت کو برج سیٹ سے، ان کی بیوی کلپنا کو سیٹ سے اور بھائی بسنت سورین کو دمکا سیٹ سے امیدوار قرار دیا گیا ہے۔ جے ایم ایم انڈیا الائنس کے تحت جھارکھنڈ میں 40 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی۔ اس کے علاوہ پارٹی نے راج محل سیٹ سے ایم ٹی راجا، بوریو سے دھنجے سورین اور اس کے علاوہ مہیش پور سے اسٹیفن مرانڈی، شکاری پاڑا سے آلوک سورین، نالے سے رویندر ناتھ مہتو، مادھوپور سے حفیظ الحسن، سارٹ سے ادے شنکر سنگھ، گرڈیا سے سودیا کمار کو میدان میں اتارا ہے جبکہ ڈمری سے بیبی دیوی، چندن کیاری سے اماکانت راجک، ٹونٹی سے متھرا پرساد مہتو، بہار گوڑا سے سمیر موہنتی، گھاٹ شیلا سے رام داس سورین، کوٹپکا سے سنجیو سردار اور جگل سلائی سے منگل کالندی کو ٹکٹ دیا ہے۔ ایجا گوڑا سے سبیتا مہتو، چائبا ساس سے دیپک پیروا، مجگاؤں سے نیرل پورتی، منوہر پور سے جگت مانجھی، کھرساوا سے دشرت گگرائی، تمر سے وکاس منڈا، تورپا سے سندیپ گڑیا، گملا سے بھوشن ترکی، لاتیہار سے بیدیا ناتھ رام اور گڑھوال سے متلیش ٹھاکر اور جموا سے کیدرا ہاجرا
भावनाथ पुर से अनंत प्रताप देव, सिमरिया से मनोज चंद्र, सिल्ली से अमित महतू, बरकठा से जानकी यादव, धनूर से निजामुद्दीन अंसारी और लठीपारा से हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया है। ख्याल रहे कि झारखंड में कुल 81 असेंबली सीटों पर 2 मरहलों में इंतखाबात होनी हैं। पहले मरहले में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, बाकी 38 सीटों पर दूसरे मरहले में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। झारखंड में अहम मुकाबला इंडिया, इत्तेहाद और एनडीए के दरमियान माना जा रहा। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।